सुप्रीम लीडर के एडवाइजर मॉस्को पहुंचे हैं और प्यूटन के साथ मुलाकात हो रही है। और साथ ही खबर यह आ गई है कि रशिया और ईरान की नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हो रही हैं। ये ईरान जंग के बाद पहली एक्सरसाइजेस हैं जो ईरान के साथ कोई मुल्क कर रहा है, जिसमें जाहिर है कि रशिया जो है वो ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करने जा रहा है। ये एक बड़ी इत्तेहाद का और बड़ी सोलिडारिटी का ये मुजाहरा है और ये इस बात का सबूत है। रशिया ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। इसी दरमियान शाम में बतदरीज हालात खराब हैं और खराब होते चले जा रहे हैं। जो ट्राइब्स हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपने फाइटर्स सवेदा की तरफ भेज रहे हैं। इस बात का खदशा पाया जा रहा था क्योंकि सवेदा के अंदर जो क्राइम्स किए जा रहे हैं वो नाकाबिल कबूल हैं और फिर जो एड कन्वाय को रोका गया तो उसके बाद सूरत हाल यकसर खराब हुई है और जो ट्राइब्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने फाइटर्स सवेदा की तरफ भेज रहे हैं और सवेदा के ऊपर एक बार फिर इजरायली वॉर प्लेन्स है वो फ्लाई करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने बड़ा कम्प्लेक्स एम्बुशेस लगाए हैं जिसमें इजरायली टैंक्स बुलडोजर्स तबाह किए गए हैं और जिस तरह से एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वो लगा रहे हैं, जिस एक्सपर्टीज के साथ इजराइल को इसको रोकना जो है वो नामुमकिन है। इसी दरमियान चीन के सदर और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, इसकी खबरें भी आ रही हैं। चीनी सदर और ट्रंप की मुलाकात जो कि पहली मुलाकात होगी। ट्रंप कई बार कह चुका है कि वो चीनी सदर के साथ मिलना चाहता है, लेकिन चीनी सदर ने अभी तक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अच्छा, अब नाज़रीन पहली बात यह है कि एक इंतहाई गैर मामूली दौरा हो रहा है। सुप्रीम लीडर ने अपने खास एडवाइजर अली लरजानी जो है उनको मॉस्को रवाना किया है और मॉस्को वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त प्यूटन के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। प्यूटन मीट्स टॉप एडवाइजर टू ईरान खामनाई फॉर न्यूक्लियर टॉक्स, और ये सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स नहीं है बल्कि प्यूटन डिस्कस विद ईरानियन सुप्रीम लीडर एडवाइजर अली लरिजानी द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट एंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी भेजा जा सकता था, ईरान के सदर भी जा सकते थे, लेकिन समझे कि ये सुप्रीम लीडर वहां पर गए हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपने खास आदमी अली लरजानी को भेजा है और प्यूटन जो है वो बराह रास्त आकर उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो वो आकर मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि खुद प्यूटन ने आकर मुलाकात की है। तो दैट विजिट मींस एवरीथिंग, यानी आप जो भी चीजें इस बारे में सोच सकते हैं कि यानी ईरान जो है वो रशिया से कमिटमेंट्स मांग रहा है, डू मोर मांग रहा है। और जो अभी लास्ट टाइम ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया उसमें सुप्रीम लीडर ने एक लेटर भी भेजा था और उसमें यही कहा गया था मीडिया सोर्सेज के मुताबिक कि डू मोर का मुतालबा किया गया है। तो ये एक ऐसा टाइम है जब ईरान पर हमला हो चुका है, मजीद हमला होने जा रहा है, वेस्ट सैंक्शंस की धमकियां लगा रहा है, तो जो अलायंस है ना अब उसको निभाने का वक्त है। एक प्रॉमिस जो है वो उसको अब निभाने का वक्त है और वो रशिया से डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। उसमें तमाम चीजें, यानी उसमें गजा, उसमें शाम, उसमें बाकी तमाम जो मामलात हैं, इजराइल का दोबारा हमला, अमरीकी जो एम्बिशंस हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस हुए हैं। और जो ईरान ज़ाहिर है कि रशिया को हेल्प दे रहा है यूक्रेन के हवाले से, उसी वजह से ईरान ज़ेर अताब है, तो वो सारी चीजें भी डिस्कस हुई हैं। तो इस दौरे की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये सुप्रीम लीडर की जानिब से खास तौर पर हमने खास को जब भेजा गया है। इस दौरे के साथ ही ये खबर आ गई है कि ईरान और रशिया जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस बिटवीन द ईरान एंड रशिया बिगन टुमारो इन कैस्पियन सी एंड विल लास्ट फॉर 3 डेज। कैस्पियन सी की बहुत ज्यादा अहमियत है और अभी जब 12 दिनों की जंग हुई तो कैस्पियन सी से भी हमले ईरान के ऊपर हुए, तो कैस्पियन सी के अंदर जंगी मशकों का, नेवल एक्सरसाइज का जब आगाज हो रहा है 3 दिन के लिए। तो देखते हैं कि मजीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। चाइना के साथ भी बात जारी है, ईरान के साथ SU-35 जो है वो डील तो तय हो चुकी है जनवरी से, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, उस पर भी बात हो रही है। एयर डिफेंस के हवाले से बात हो रही है और रशियन जो कार्गो तैयारे हैं वो ईरान में लैंड होने की खबरें भी आई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। अच्छा, अब नाज़रीन शाम में सूरत हाल ये है कि द्रूज मिलिशिया जो है वो वहां पर बड़े ब्रूटल क्राइम्स कर रही है। एक ऐसे क्राइम्स जिसने पूरी कौम को न सिर्फ झंझोड़ दिया है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को झंझोड़ दिया है। और सबसे अब ताजा तरीन जो वाकया हुआ कि खाना अंदर दाखिल नहीं होने दिया, पानी अंदर दाखिल नहीं होने दिया और मेडिसिन अंदर दाखिल नहीं होने दी और सवेदा से लोग मदद मदद पुकार रहे हैं। अब सोचे ना ये कैसी एक भयानक सूरत हाल होती है कि आप अपने मुल्क में रहते हैं और उस मुल्क में आप अचानक से मुहासरे का शिकार हो गए और आपकी एक्सेस खाना और पानी तक खत्म हो गई है। ये कैसी ब्रूटल सूरत हाल है और इसने पूरे मिडिल ईस्ट को इस वक्त झंझोड़ कर रख दिया है। किसका मतलब मिडिल ईस्ट में कोई भी महफूज नहीं है, किसी पर कभी भी कोई खौफनाक प्रोजेक्ट जब इजराइल लॉन्च कर सकता है। तो मिडिल ईस्ट की ये जो जाहिरियत है ये बड़ी टर्निंग पॉइंट इस वक्त साबित हो रही है। जो जंगजू ट्राइब्स हैं वो इस वक्त उनका सबर जवाब दे गया है और उन्होंने कहा कि हम अपने फाइटर्स सवेदा की तरफ भेज रहे हैं और अब की बार हम ऐसे जाएंगे कि इनको मुकम्मल सबक सिखा कर आएंगे। ना ही कोई ये द्रूज मिलिशिया को इतनी ताकतवर है, ये सिर्फ ये है कि एक इजरायली चूंकि एयर कवर है, ऊपर से इजराइल बमबारी करता है, इसकी वजह से इसको ताकत मिली हुई है। और जो शाम की फोर्सेस पहले विड्रॉ कर गई तो उससे इनको और ज्यादा डोमिनेशन वहां पर हासिल हुई। और कोई इतनी बात नहीं है कि द्रूज मिलिशिया को बहुत ज्यादा हावी है, ये द्रूज मिलिशिया एक फ्रैक्शन है, बाकी द्रूज दूसरी तरफ खड़े हुए हैं और वो इनको संगीन नतायज की धमकी भी दे रहे हैं इस द्रूज मिलिशिया को। ट्राइबल फाइटर्स आर सेंडिंग मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स आफ्टर द एडवांस ऑफ फैक्शंस लॉयल टू अल हिजरी इन द नॉर्दर्न सवेदा।
ٹھیک ہے. الہدری کے جو یہ ساری ملیشیا ہے وہ وہاں پر مختلف ولیجز میں اور آگے پیچھے داخل ہو رہی ہے. تو اس کے بعد عرب ٹرائبز نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی فائٹرز بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے نکال لیے تھے اور ایک الٹیمیٹم بھی دیا تھا دماسکس اتھارٹیز کو کہ وہ داخل ہوں اور بچائیں لوگوں کو. تو اب چونکہ اس الٹیمیٹم کے مطابق کبھی عمل نہیں ہو سکا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے امریکہ نے ایک اور سیز فائر اناؤنس کر دیا. یہ 36 گھنٹوں کا دوسرا سیز فائر ہے اور یہ اوور آل کچھ چوتھا سیز فائر ہے جو امریکہ کی جانب سے پچھلے 4-5 دنوں کے اندر اناؤنس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ وہ خالی سیز فائر اناؤنس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک اسرائیل کو میننگ فل انداز کے اندر روکا نہیں جاتا, دو ٹوک انداز کے اندر روکا نہیں جاتا. اور نتنیاہو نے پوری کیلکولیشنز کے ساتھ یہ کیوس جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. تو جب تک نتنیاہو کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تو ابھی تک امریکہ ایسا نہیں لگ رہا کہ اس نے کوئی نتنیاہو کو دو ٹوک بات کی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی گول یہی ہے کہ جب تک الشرا کی گورنمنٹ نہیں ہل جاتی تو تب تک زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ یہاں پر جو کچھ سویدا میں ہوتا رہے, اگر اسرائیل یہ علاقے لے بھی جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو امریکہ صرف جو ثالثی کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اتحادیوں کو دکھانے کے لیے, گلف کو, جارڈن کو, ایجپٹ کو, ٹرکی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو آپ کی سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, تو ہم تو اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور ہم اسرائیل کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں. تو بس یہ اس طرح کی بات ہے. جیسے وہ غزہ میں ثالثی کروا رہے ہیں مذاکرات کے لیے, اسی طرح وہ شام میں بھی ثالث بنے ہوئے ہیں. تو یہ سب امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, سب امریکہ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اسرائیل امریکہ کی ایک پراکسی ہے, اسرائیل امریکہ کا اسلحے کا سوداگر ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ امریکہ کی صرف ایک کال کی مار ہے. اگر وہ امریکہ, اور آج تو اسرائیل اور زیادہ کمزور ہے, ٹھیک ہے نا, آج کا اسرائیل تو اور زیادہ کمزور ہے, اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے امریکہ کے سامنے. تو امریکہ کی ساری کوآرڈینیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر نتنیاہو امریکہ سے پوچھے بغیر بھی کوئی حملہ کر دیتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ نے پھر اس کو روکا ہے, روکا تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی مرضی کے بغیر کہیں حملہ اس نے کر دیا ہوگا شام میں, چلے مان لیتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر حملہ ہوا ہے, لیکن کیا اس کو روکا گیا ہے؟ ہتھیار تو وہی ہیں جو امریکہ کے ہیں, ہر جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ صرف ٹرکی اور گلف ان کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے دیکھیں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. چوتھا سیز فائر اناؤنس کر دیا ہے, وہاں پر لوگ مر رہے ہیں اور اتنے بروٹل وار کرائمز ہو رہے ہیں کہ وہ پورا شام اور پورا مڈل ایسٹ اس وقت شدید غم و غصے کے اندر ہے. اب اسرائیلی جو وار پلینز ہیں وہ سویدا کے اوپر فلائی کرتے ہوئے اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے دوبارہ جو سویدا کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اسرائیلی وار پلینز فلائنگ اوور دا سکائز آف سویدا کنٹری سائڈ. اور سیرین میڈیا کے مطابق اس سے پہلے اسرائیلی وار پلینز نے سویدا میں الیکٹریسٹی, واٹر سے ریلیٹڈ جو فیسلٹیز ہیں, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, ان کے اوپر بمباری کی ہے. اسرائیل ٹارگیٹڈ انفراسٹرکچر ان سویدا کاز واٹر اینڈ الیکٹریسٹی آؤٹریج. یعنی آپ ذرا اسرائیل کا جو پیٹرن ہے وہ نوٹ کریں. وہ غزہ میں بمباری کرے گا تو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں, کھانا پانی, ٹھیک ہے, اس کو وہ نشانہ بنائے گا. اور اگر وہ شام میں بھی حملہ کر رہا ہے تو یہاں پر بھی یہی. اور جب ایران پر حملہ کیا تو وہاں پر بھی ہاسپٹلز, الیکٹریسٹی, کھانا, بجلی, اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پانی, اس سے ریلیٹڈ. اور لیبنان میں بھی یہی پیٹرن ہے اور اب شام کے اندر بھی وہی پیٹرن ہے. اچھا, اسرائیلی جو آرمی چیف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دروز جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں ہے. ایونٹس ان سویدا جو ہے وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دروز جو ہے وہ ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے. اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے, یعنی ایک نیا جواب جو ہے. تو یہ جناب آپ کی صورتحال ہے. اور اب آپ دیکھیں نا, پچھلے گھنٹوں میں صورتحال یہ تھی کہ جو ٹرائبز ہیں وہ الٹیمیٹم دے رہے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. تو وہاں پر ترکی کو, دمشق اتھارٹیز کو بڑا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ جو دشمنی کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں وہ پھر اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گی. اور چونکہ دروز ملیشیا سویدا کا پورا سٹی اس کے کنٹرول میں ہے میکسیمم. اب دیکھنا کہ شہر میں کس نے داخل ہونا ہے نہیں ہونا وہ یہ دروز ملیشیا بتائے گی. تو وہاں پر وہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے, مار رہی ہے, ڈسپلیس کر رہی ہے, کھانا اور پانی, میڈیسن, بڑے مسائل ہیں وہاں پر. تو وہ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے نا کہ بھئی لوگوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کنٹینیوسلی. پورا شہر تو ان کو یرغمال بنا لیا نا. تو آپ انتظار نہیں کر سکتے فوری طور پر, یا تو اسرائیل پیچھے ہٹے, امریکہ دو ٹوک انداز میں اسرائیل کو اس کے کان کھینچے, یا پھر یہاں سے ایکشن ہوگا. اور اس لیے ٹرائبز ہیں وہ نکل پڑے اور وہ پھر بہت آگے تک بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اب دیکھنا حزب اللہ نے بھی ایک بڑی جنگ لڑ کے دکھایا, ایران نے, حماس نے. تو یہ اسرائیل کو اس ٹائم میں سبق سکھانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے اگر ول ہو تو. اگر ول ہی نہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے. اچھا, جو امریکی آفیشلز ہیں وہ اچانک سے نتنیاہو کے خلاف انٹرویوز دینا شروع ہو گئے. اسرائیلی میڈیا کے اوپر 6 امریکن آفیشلز نے آ کر نتنیاہو کے خلاف انٹرویو دیا ہے. اب اس کی اہمیت اس انداز میں ہے کہ پبلک اوپینین تو آلریڈی نتنیاہو کے خلاف ہے, تو امریکن آفیشلز اسرائیلی میڈیا پر آ کر نتنیاہو کے خلاف انٹرویو دے رہے ہیں. امریکن آفیشلز نے کہا کہ جو ریسنٹ اسٹرائکس اسرائیل نے کی ہیں شام پر, اس نے سیریس کنسرن جو ہیں وہ ریز کیے ہیں اباؤٹ نتنیاہو کہ ہی از لائک اے میڈ مین bombing everything that moves, کسی بھی چیز کو نشانہ بنا دیتا ہے. warning that Netanyahu's behavior threatens to undermine America's efforts in region. Another described the prevailing chaos. Every day there is something new. What the hell is going on? روزانہ کوئی نئی
क्योस और कोई नया फसाद इजराइल छेड़ देता है, व्हाट द हेल इज ऑन गोइंग। ये अमेरिकन ऑफिशियल ने आकर इजरायली मीडिया पर इंटरव्यू दिया है। इसी दरमियान जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस है उन्होंने बड़ा कंप्लेक्स एम्बुश लगाया है इजरायली टैंकों को तबाह करने का, उसकी फिर वीडियो भी जारी की है और अनप्रेसिडेंटेड ब्रेवरी है जो दुनिया देख रही है, क्योंकि वीडियो शेयर कर दी है और रोड साइड के ऊपर जाकर वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा रहे हैं, फिर रिमोट के साथ उसको डेटोनेट कर रहे हैं। तो ये ऐसे कंप्लेक्स एम्बुशेस हैं और ऐसे ट्रेंड हैं हमास के फाइटर्स कि इन एम्बुशेस को रोकना इजराइल के बस की बात नहीं है। और इसीलिए रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 70% जो इजराइल की कैजुअलिटीज हैं वो रोड साइड बॉम्ब्स की वजह से, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की वजह से। ये एक और तरह का वॉरफेयर है जो इससे पहले हमास ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये उनके प्लान में था कि एक वक्त में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आज वो कर रहे हैं। इट डिस्प्लेज सीन्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स क्वालिटेटिव ऑपरेशन that targeted a Zionist troop carrier with the aim of capturing number of soldiers in Al Abasan area east of Khan Yunis। इसमें यह भी पर्पस था कि इजरायली फौजियों को जंगी कैदी बनाना है। अच्छा, तो ये जनाब उन्होंने अटैक किया और उनके जो हमले हैं वो जारी हैं। जॉर्डन से खबर यह है कि जॉर्डन ने एक मैसेज कन्वे किया है इजराइल को कि वो एड डिलीवर करने जा रहा है गजा में और इजराइल दरमियान में ना आए, ठीक है ना, दरमियान में इजराइल ना आए, हम बस एड देने जा रहे हैं। क्योंकि काफी ये हुकूमतें प्रेशर में हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड दोबारा से एक्टिव हो रही है, वो इटली से क्रिश्चियंस वो इमदादी सामान वहां से उनके जहाज निकल पड़े हैं, तो ये शर्मसार हो रहे हैं कि ये हमसाए में बैठकर, और इनको ये पहले करना चाहिए। अभी भी इनके पता नहीं ये डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनको बहुत पहले करना चाहिए था, ठीक है ना। तो काफी इनको शर्मिंदगी हो रही है, ये एम्बैरस हो रहे हैं कि वहां से क्रिश्चियंस इटली से निकल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, ये हमसाए बैठे हुए हैं, इनके पास कोई भी 1% भी इनकी खामोशी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द जॉर्डेनियन गवर्नमेंट सेंट अ मैसेज टू इजराइल स्टेटिंग दैट इट विल सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस विल इग्नाइट अ वेव ऑफ एंगर इन द जॉर्डेनियन स्ट्रीट। हम गाजा में इमदाद भेजने जा रहे हैं और इजराइल उसको रोकने की कोशिश ना करे। अगर उसने रोकने की कोशिश की तो फिर पूरा जॉर्डन जो है, उसकी गलियां और उसकी सड़कें जो हैं वो लोगों से भर जाएंगी और गुस्सा बहुत ज्यादा है तो मामला संभाले नहीं जाएंगे। तो ये जॉर्डन की गवर्नमेंट से मैसेज गया है। अच्छा, इसी दरमियान खबर यह है कि जो फलस्तीनी रियासत के लिए ग्लोबल जो मोमेंटम है वो बढ़ता चला जा रहा है। सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड गैदर्स मोमेंटम, ये अरब्स न्यूज है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम बढ़ रहा है। फिर टर्की का मीडिया वो कह रहा है कि ये जो एंटी सेमिटिज्म एक वक्त में लोगों की जुबानें बंद करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब ये उल्टा पड़ रहा है इजराइल को। टर्किश मीडिया, द फ्रैक्चरिंग ऑफ प्रोजेक्ट हाउ वेपनाइजिंग एंटी सेमिटिज्म इज बिगिनिंग टू बैकफायर। एंटीसेमिटिज्म को वेपनाइज किया ना कि भाई जो कोई बोले इजराइल के खिलाफ, जो कोई जेनोसाइड की जो है वो करे मुजम्मत, तो उसको एंटीसेमिटिक कह दो, तो वो वेपन जो है वो बैकफायर हो रहा है इजराइल के ऊपर। इसी दरमियान सूरत हाल यह है कि सीजफायर टॉक्स भी अपनी जगह पर जारी हैं, लेकिन चांसेस मतलब बहुत कम है, यानी कि अमेरिका सालिस है और कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी अमेरिकी एनवॉय ने एक अजीबोगरीब बयान जारी कर दिया है। कहता है कि हमास जो है वो एक्सेप्ट करे, हमास को हमने प्रपोजल दे दिया है, उसने एक्सेप्ट करना है। फिर वही बयानियां दोबारा से। और एड सेंटर्स के ऊपर आज जो अभी नए उन्होंने नंबर जारी किए हैं, 900 फलस्तीनी एड सेंटर्स पर शहीद हो गए हैं, 6000 फलस्तीनी एड सेंटर्स के ऊपर जख्मी हैं। और वो जख्मी भी क्या जख्मी हैं कि जिनके इलाज के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो ये जख्मी क्या सर्वाइव कर सकेंगे, बहुत सारे माजूर हो जाएंगे। तो ये जनाब इन्होंने एड सेंटर्स के ऊपर किया है। तो वो मिडिल ईस्ट में बहुत गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जिसमें बस एक दिन बस तूफान उठता है और फिर वो संभाला नहीं जाता। इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को। और जो ग्रोक है, यानी जो ट्विटर का जो एक फंक्शन है, फीचर है, ग्रोक को उन्होंने बंद किया, फिर ठीक किया, कहा ठीक हो गया, लेकिन वो ग्रोक इस तरह से ठीक हुआ है कि वो उससे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो वो कहता है हाँ इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। और वो आगे बताता है कि यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, फलां गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, आलमी अदालत से ये फैसला है। तो वो ग्रोक नहीं संभाला जा रहा है। अब वो इलोन मस्क जब उसको बंद भी नहीं कर सकता, लेकिन ग्रोक से लोग तरह तरह के सवाल इजराइल के बारे में पूछ रहे हैं। उससे पूछते हैं भाई बच्चों को कौन मारता है, कौन सा कंट्री, तो कहता है इजराइल मारता है। वो कहते हैं कि क्या जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो कहता है हाँ जेनोसाइड कर रहा है। और फिर उससे पूछा गया कि क्या तुम इजराइल से खौफजदा हो, ग्रोक से पूछा गया, तो उसने कहा मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं। हालांकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फीचर है, तो उसने कहा मैं बिल्कुल इजराइल से खौफजदा नहीं हूं और जो सच है मैं बयान करूंगा। तो ये जनाब वहां पर हो रहा है, एक पूरी तहरीक है जो इजराइल के खिलाफ जारी है। अच्छा, अमेरिका से एक और डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने वेस्ट बैंक के अंदर चर्च पर जो सेटलर्स ने अटैक किया है उसको टेरर अटैक डिक्लेयर कर दिया है। यूएस सेज अटैक ऑन वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन चर्च वाज एक्ट ऑफ टेरर। ये अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि सेटलर्स ने एक्ट ऑफ टेरर किया है। अच्छा, इसी दरमियान जनाब अली खबर यह है कि ट्रंप और चाइना के सदर की मुलाकात हो सकती है। ट्रंप एंड शी माइट मीट अहेड ऑफ और ड्यूरिंग अक्टूबर एपेक समिट इन साउथ कोरिया।
वेरी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि असल लड़ाई तो अमेरिका और चीन की है। इसी दरमियान जनाब अली ब्राजील में क्या हो रहा है? ब्राजील ने कहा कि हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे अगर 1 अगस्त को ये टैरिफ इंपोज हुए तो। भरपूर अंदाज में लोग निकल आए हैं ब्राजील के सदर की हिमायत के अंदर, और वहां पर रैलीज हो रही हैं। 1000 रैली इन ब्राजील अगेंस्ट ट्रंप 50% टैरिफ डिसीजन। वो लोग जो है वो ब्राजील के सदर की हिमायत में निकल आएंगे, भरपूर तरीके से जो वो ट्रंप को जवाब दिया जाए। इसी दरमियान अमेरिका के अंदर से खबर यह है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं डिपोर्ट करने की, वो उल्टा असर लेकर आ रही हैं। ट्रंप के जो डिपोर्टेशन गोल्स हैं, फॉल्स शॉर्ट, टारगेट्स लीगल इमिग्रेंट्स, इन्फोर्समेंट जो है वो एफर्ट्स ये फेल हो चुकी हैं टू अलाउ डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स इनटू द कंट्री। और मैनी हु फॉलोड लीगल चैनल्स, यानी जो लीगल तरीके से भी आए हैं, आर नाउ टेरिफाइड ऑफ डिपोर्टेशन। जो लीगल माइग्रेंट्स हैं वो भी अब इस खौफ में है कि क्या उनको भी माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो हैं वो वॉलंटरली लीव करना शुरू हो गए हैं टू फियर एंड इंस्टेबिलिटी। और इससे हटकर एक रिपोर्ट यह है कि 2025 में 5 लाख लोग जो है वो लीव कर सकते हैं। और ऑलरेडी साइंटिस्ट और ब्रेन ड्रेन जो है वो अमेरिका के अंदर हो रहा है। देखें, बात पता है क्या है, अमेरिका कोई कमजोर मुल्क नहीं है। अमेरिका एक बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क है, और दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जैसे अमेरिका है। यानी दुनिया में अमेरिका के मुकाबले का एक मुल्क भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ना चाइना है, चलो चाइना को फिलहाल साइड पर रखें, ना जापान, ना बर्तानिया, ना फ्रांस, कोई भी एक कंट्री नहीं है जैसे अमेरिका है। उसके लोग, फिर उनकी हिस्ट्री, जैसे वो ग्रो किया उन्होंने, उनकी ब्रुटैलिटी, वो सारे एक साइड के ऊपर हम रख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अमेरिका एक मजबूत तरीन मुल्क है। जो सिविल वॉर भी उसने देखी है, सिविल वॉर से भी निकलकर सामने आया है, बड़े बड़े क्राइसिस से अमेरिका जो निकलकर सामने आया है। तो वो इस दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क है, जिसको अब असल सही मानों में चाइना टक्कर दे रहा है। तो लेकिन इस वक्त के जो हालात है, देखें अमेरिका मजबूत किस लिए है कि वो सबके लिए ओपन है। इस वक्त अमेरिका में जो उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, उसमें जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं, यानी सबसे उनकी टॉप कंपनीज जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, जिसमें एनवीडिया है, इसकी $4 ट्रिलियन वर्थ है। दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी एनवीडिया, $4 ट्रिलियन, और वो चिप्स बनाती है जो आपकी हर एक चीज के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इनमें से 7 में से कोई 4 जो सीईओज हैं वो तो इमिग्रेंट्स हैं। इलोन मस्क, एनवीडिया के सरबराह ये चाइना से हैं, इनका ताल्लुक है। इलोन मस्क का ताल्लुक जो है वो साउथ अफ्रीका से है। तो अमेरिका की स्ट्रेंथ है ये लोग। तो वो ट्रंप साहब बेसिकली ना पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं। और फिर अमेरिका की स्ट्रेंथ उसके एलाइज हैं। ठीक है ना, अमेरिका को ये जो दुनिया में इक़्तिदार हासिल हुआ है वो अपने इत्तेहादियों की वजह से भी हुआ है ना। तो वो इत्तेहादियों के साथ फटा। और फिर आज देखें, आज की दुनिया और है, माजी की दुनिया और थी कि आपका एक सॉफ्ट इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपकी सोसाइटी इस बात को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए तो ट्रंप को लेकर आई है। आपकी पावर तो आपकी सोसाइटी है, तो आपकी सोसाइटी तो जंगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो गजा में जो जा रही है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए तो ट्रंप को लेकर आए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिका को कमजोर कर रही है। बेशक वो ताकतवर तरीन मुल्क है, बेशक उसकी ताकतवर तरीन मिलिट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के दौर में भी वो जेनोसाइड कर लेंगे और आखिरी हद तक चले जाएंगे। तो ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है, और ये डैमेज कर चुकी है अमेरिकन एम्पायर को। इससे माजी वाली 20-25 साल की जंगें और आज का जो कुछ 21 महीनों में हुआ है, ये बहुत डैमेज कर चुका है अमेरिकन एम्पायर को। अब जो हम बात कर रहे थे इन कंपनीज की, मिसाल के तौर पर ट्रंप ने स्पेस एक्स के साथ, इलोन मस्क की कंपनी के साथ रिव्यू करना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके साथ खत्म किया जाए। लेकिन उसमें हुआ क्या, ये है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को दिए हुए हैं। लेकिन जो असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसमें यह पता चला है कि ये जो है एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये इलोन मस्क के साथ खत्म नहीं किए जा सकते। क्यों? कैन नॉट बी कैंसल्ड ड्यू टू देयर क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द पेंटागन एंड नासा। इलोन मस्क के कंपनी के बराबर की कोई कंपनी है ही नहीं जो रिप्लेस कर सके। जो नासा के लिए वो रॉकेट्स बना रहे हैं, जो पेंटागन वो वहां पर इंटरनेट दे रहे हैं, तो कोई मुतबादिल कंपनी है ही नहीं कि इलोन मस्क को फारिग करके उसकी कंपनी को लाया जाए। द कंपनीज डोमिनेंस एज द लीडिंग रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म एंड अ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर, कोई मुतबादिल कंपनी है ही नहीं, तो रिप्लेस नहीं कर सका। ट्रंप चाहता है कि रिप्लेस करे। तो देखें, ये अहमियत है। बाहर से आए हुए लोगों ने ये कंपनीज खड़े किए हैं जिनको आज रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है। उसमें यानी एक इजराइल के लिए, जिसको अब इतनी बड़ी तहरीक अमेरिका के अंदर चल रही है कि इजराइल एक अलग कंट्री है, उसके अपने मफादात है, उसने जो भी करना है करे, लेकिन हमारे कंधे के ऊपर रखकर बंदूक ना चलाए। बहुत बड़ी तहरीक अमेरिका में शुरू हो चुकी है। और ये अमेरिकन हैं, जब उनकी सोसाइटी खड़ी हो जाती है तो फिर वो बड़ी से बड़ी एक सिस्टम को भी गिरा देती है। उन्होंने कई सिस्टम्स गिराए हैं। उनकी आप 200 ईयर्स की लास्ट हिस्ट्री उठाकर देखें तो उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स गिराए हैं। एक वक्त में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी मोनोपोली थी, उसके लिए भरपूर तहरीकें वहां पर चली हैं। लोगों ने सिस्टम को गिराया है जब उनको एहसास हुआ कि अच्छा ये हमें ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट है अमेरिका में
ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے کہ جہاں پر امریکن سوسائٹی کو اس بات کا پہلی بار احساس ہوا ہے کہ نہیں، اسرائیل ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اس سے پہلے اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا، انفارمیشن نہیں تھی. اب ان کو اندازہ ہوا ہے. اس کا مظاہرہ آپ نیو یارک کے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور رپورٹ بھی رکھی تھی کہ نہ صرف نیو یارک میں بلکہ کئی ایک ریاستوں میں، کئی ایک شہروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ امریکی ایڈونچر جو ہیں مڈل ایسٹ میں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے انفلوئنس کو چیلنج کر رہے ہیں. چائنا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، رشیا غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب رشیا سیریا میں تو خاص طور پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ پالیسیز بیسیکلی سسٹینیبل نہیں. اور یہی بات ہے، امریکن اینالسٹ کو دیکھ لیں، ویسٹرن باقی یورپینز ان اینالسٹ کو دیکھ لیں، تو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا. حالانکہ تمام چیزیں امریکہ کے حق میں تھیں، اس کی ڈومیننس تھی مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن وہ بیسیکلی چیلنج ہوئی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، آج اگر جنگ بندی کرنا پڑ جاتی ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فال آؤٹ آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور قریب یہ نہیں ہے یہاں پر کسی فتح کے، تو پھر جاریہ چلاتے رہیں، تو نہ اسرائیل کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے نہ امریکہ کو ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.